हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, डीमार्ट ने अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% का करेक्शन दिखा दिया है। तो वहीं इनके क्वार्टर फोर के जब बिजनेस की अपडेट आई थी तब इसने 15% का और डाउनफॉल हमें दिखाया था। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में, कैसे रहे रिजल्ट, एस्टिमेट्स के हिसाब से कैसे नंबर देखने को मिले हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस ग्रोथ के भी बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इनके बिजनेस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या ग्रोथ देखने को मिली है। इन द एंड हम बात करेंगे टेक्निकली कि चार्ट में हमें टेक्निकल्स में क्या देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इनके क्वार्टर फोर के नंबर के बारे में। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं तो आपको करोड्स में दी हुई हैं। अगर यहाँ पे हम इस कॉलम की बात करें तो ये हो जाता है हमारा क्वार्टर फोर FY22 और ये हो जाता है हमारा क्वार्टर फोर FY21। यहाँ पे ये हमारा हो जाता है क्वार्टर थ्री FY22। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो YOY बेसिस में यहाँ पर लगभग 19% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपनी के रेवेन्यू 8,786 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में देखने को मिलते हैं। वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो YOY बेसिस पर बढ़े हैं, बट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो वो डिक्लाइन हुए हैं। ऑल्दो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुए हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सारा टैक्स वगैरह एक्सपेंस वगैरह अगर हटा दिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है और वो प्रॉफिट आप देखेंगे कि YOY बेसिस पर 3% की ग्रोथ के साथ 426 करोड़ रुपए देखने को मिलते हैं। तो जिस स्टॉक का PE लगभग 150 से भी ज़्यादा हो और वहाँ पे उसके नेट प्रॉफिट में हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिले, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मार्केट जो PE देता है वो PE फ्यूचर को ध्यान में रख के दिया जाता है, उनके फ्यूचर की ग्रोथ को ध्यान में रख के किया जाता है। और जब YOY बेसिस में कुछ इस तरीके की आपको ग्रोथ देखने को मिले तो वहाँ पे कॉशियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो PE है, इतना हाई PE, 100 के ऊपर के हाई PE बिल्कुल भी इस तरीके की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 22% का यहाँ पे डाउनफॉल आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर हम EPS की बात करें तो आप देख सकते हैं जो EPS पिछले क्वार्टर में 8.5 रुपये का था वो 6.5 रुपये हो चुका है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 6.39 रुपये से बढ़ के 6.59 रुपये यानी 59 पैसे हो चुके हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एस्टिमेट्स की। तो जहाँ पे इनके जो नेट प्रॉफिट है 3% से बढ़ के 426 करोड़ रुपए हुए हैं, वहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग 510 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रंट में बात करें तो रेवेन्यू जो 8,721 करोड़ का एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, तो वहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट जो है तो थोड़े से इन द लाइन हमें देखने को मिले हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो 807 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेड थे, तो वहाँ से 739 करोड़ देखने को मिले। और मार्जिन की बात करें तो ये मार्जिन इस क्वार्टर में हमें ऑल्दो 8.4% देखने को मिले हैं, जो कि पिछले साल 8.3% थे। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट का एस्टिमेट ये था कि मार्जिन जो है कंपनी के इंप्रूव होकर लगभग 9% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से नंबर यहाँ पे हमें बिलो देखने को मिले हैं। अब बात करें कंपनी के मैनेजमेंट की, जिन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेविल नरहुन्ना। उनका कहना है कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही जो ओमिक्रॉन का वेव आया था उसकी वजह से कहीं कहीं कुछ जगह पार्शियल लॉकडाउन लगा, कुछ जगह जो है तो थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखने को मिले। उसकी वजह से कंपनी का ये जो मोमेंटम है ये हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। और इनका कहना है कि यही रीज़न है कि कंपनी के वहाँ पे जो मार्जिन्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। कंपनी की टॉप लाइन में ग्रोथ तो हालांकि इन द लाइन देखने को मिली, लेकिन कंपनी के जहाँ पे प्रॉफिट हैं, एबिटा मार्जिन है, एबिटा ग्रोथ है, वहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। चलिए, ये तो बात हो गई कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर की। अब एक बार कंपनी के हम बिजनेस ग्रोथ की बात कर लें। आप देखेंगे 2002 और 2003 में जब डीमार्ट ने अपने स्टोर की शुरुआत की थी तो वो स्टार्ट किया था महाराष्ट्र मुंबई से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने धीरे धीरे 2015-16 में देखिए इनके पास 110 स्टोर हो गए। ये ऑलमोस्ट मिडिल और साउथ इंडिया को काफ़ी कुछ इन्होंने कवर किया है। वहीं पे अगर हम बात करें 2020-21 की तो इनके 234 स्टोर हो गए। और फिलहाल अगर हम यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की बात करें तो यहाँ पे इनके पास 284 स्टोर हो चुके हैं, यानी कि एक साल में इन्होंने 50 स्टोर्स का एडिशन किया है। तो ये जो ग्रोथ है ये काफ़ी स्पीड से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि डीमार्ट का जो स्टॉक का पी है वो एक टाइम पर आपको 200 के आसपास भी देखने को
मिल रहा था। ऑल्दो अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनकी ग्रोथ के लिए, आप देख सकते हैं अभी ये कुछ एरिया भी बाकी है जहाँ पे कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया कवर हो चुके हैं यहाँ और स्टोर्स नहीं खोले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में है इनके स्टोर्स, लेकिन भोपाल के अलावा अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यूपी की बात करें तो आपको यूपी में और भी ज़्यादा सिटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे इलाहाबाद की बात करें, माफ़ कीजिएगा प्रयागराज जिसका नाम चेंज हो चुका है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि बिग बाज़ार भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो उस तरीके से ये अपने कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। और यहाँ पे भी इनके पास एक एक्सपेंशन का काफ़ी अच्छा मार्जिन अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ईयर वाइज जो है तो स्टोर्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी की लाइक वाइज ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। ऑल्दो ये कोविड की वजह से एक डिक्लाइन देखने को मिला था, बट स्टिल वापस से ये जो है तो अपने मोमेंटम को कैरी आउट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहे हैं। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स पर रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि कई सारे यहाँ पे स्टोर्स ओपन तो डीमार्ट ने किए हैं, लेकिन फुल फ्लेज में वहाँ पे हमें ऑपरेशन एफिशिएंट वे में नहीं देखने को मिला ड्यू टू कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, कोविड, जो कुछ भी आप कहें। और वही रीज़न है कि एक बार ये सारी चीज़ें हट जाएं फुल फ्लेज में, अगर ये अच्छे एफिशिएंट वे में ऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो सेल्स है ये और भी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप ईयर वाइज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा सेल्स जो है तो जनरेट कर रही है, कंपनी के EBITDA बढ़ रहे हैं, मार्जिन ऑल्दो यहाँ पे हमें स्टेबल से देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो एक हेल्दी कैश यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है। और इसी का एडवांटेज मैं आपको अगर यहाँ पे कंपनी के डेट और इक्विटी के फॉर्म में कहूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 50 स्टोर्स तो ओपन किए हैं, लेकिन कंपनी के पास डेट उतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि कंपनी जब कैश जनरेट करती है तो उससे ही कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, अननेसेसरी का वहाँ पे एक्स्ट्रा डेट नहीं ले रही है, जो कि इनके एक बहुत अच्छे एफिशिएंट ऑपरेशन का मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इनके पास डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हैं, नेट कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन होता है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल जो है एवरी ईयर रैपिड स्पीड से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर कंपनी के डेज पेबल आप देखेंगे ये भी डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि कंपनी सेल करके जल्द से जल्द उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। अगर डेज इन्वेंट्री देखेंगे तो ऑल्दो ये कोविड के टाइम पे थोड़े से बड़े थे, बट अगेन वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी एक हेल्दी कैश भी जनरेट कर रही है और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक गिर क्यों रहा है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना दिया था, बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन फिर भी देना चाहूँगा। इनके Q4 के जो बिज़नेस की अपडेट थी वो पहले ही आ चुकी थी, जहाँ पे एनालिस्ट का मानना था और लोगों को एक अंदेशा लग गया था कि नंबर जो है तो हमें उस ग्रोथ में नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक पहला रीज़न था स्टॉक में सेलिंग का प्रेशर हावी होने का। दूसरा रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एलोकेशन दिख रहा है टोटल AUM का, ये है एक्सिस म्यूचुअल फंड का एलोकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने पूरे AUM में सबसे ज़्यादा मतलब थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट में दे रखी है। और अगर एवेन्यू सुपरमार्ट में देखें किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है तो वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड की ऑलमोस्ट 3.56% की होल्डिंग। अब यहाँ पे ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के आया एक्सिस म्यूचुअल फंड में, उसकी वजह से यहाँ पे इनके फंड मैनेजर चेंज कर दिए गए, जिसकी वजह से मार्केट एक कयास ये लगा रहा है कि फंड मैनेजर चूंकि जब चेंज हो जाता है तो उसका विज़न चेंज हो जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, तो हो सकता है कि ये होल्डिंग आपको चेंज होती हुई देखने को मिले। और यही रीज़न है कि इस समय चाहे आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट, इन्फो एज ले लीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो लोगों का ये मानना है, यहाँ पर मार्केट का ये मानना है कि ये होल्डिंग आपको चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक हैवी सेलिंग कर सकता है या फिर हैवी सेलिंग कर भी रहा है। तो ये अभी इसके बारे में डिटेल में कोई भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी आएगी वो इस क्वार्टर एंड के बाद आएगी, जब वहाँ पे हमें सारे फंड हाउस की जो होल्डिंग है वो चेंज होती हुई जब यहाँ पे NSE में या फिर BSE में इंफॉर्मेशन रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे क्लियर कट पता चलेगा कि उन्होंने चेंज की है या फिर मार्केट ऐसे में ही अपना जो स्पेकुलेशन लगा रहा था वो उसका सही था या गलत था। सारा सब कुछ हमें बाद में डिटेल में पता चलेगा।
अगर आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो डीमार्ट में हमें वो रैली देखने को नहीं मिली पिछले 5 सालों में जो फ़िलहाल देखने को मिली थी। और वही रीज़न अगर हम कहें कि वो गिरावट भी आपको पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिलेगी जो इस बार हमें देखने को मिली। तो जितनी ज़्यादा तेज़ी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी मंदी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ पे हम इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे 3000 के लेवल में देखने को मिल रहा है। ऑल दो इनके Q4 के नंबर की वजह से अभी एक बार और गिरावट तो होगी, ये तय है। मंडे को मार्केट क्लोज़ है तो ओपनिंग यहाँ पे हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। तो ट्यूसडे के दिन एक सपोर्ट जो है तो 3000 का आपको देखने को मिल सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे अगला सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 2700 के आसपास देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का मार्केट में प्रेशर है, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, बियर मार्केट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये 2700 2750 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं इस लेवल का इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे आता है तो फर्दर एडिशन इसमें किया जाएगा। ऑलरेडी ये स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में है। बाकी जो लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो इस लेवल से या फिर 3000 के भी लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर एक फर्दर सपोर्ट की बात किया जाए तो 2500 का एक और सपोर्ट देखने को मिलता है। एक अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ पे 2000 का देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ तक स्टॉक को आना नहीं चाहिए बट स्टिल फिर भी अगर आता है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस गिरावट के माहौल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।